गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म कुरुक्षेत्र पर मैं आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, हमने एचएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की सीरीज शुरू की थी और आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए आज के इस प्यारे से सेशन की हम शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर कि महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजयश्री प्राप्त की थी, तो ध्यान रखेंगे उस महिला का क्या नाम हो जाएगा। संतोष यादव। अब बात आती है कि संतोष यादव का संबंध कहां से रहेगा। तो ध्यान रखेंगे संतोष यादव, इसका संबंध किस जिले से है। एक इसी पर्वतारोही में एक नाम हम पढ़ते हैं अनिता कुंडू के बारे में, तो इसके बारे में आपने कुछ बताना है। इसी प्रकार से अरुणिमा सिन्हा, इसका संबंध बताना आपको कहां से रहेगा। और एक आते हैं हमारे क्या, शिवांगी पाठक, ठीक है। एक कौन आती है, शिवांगी पाठक, इनका संबंध कहां से रहेगा। और एक आते हैं रोहतास खिलेरी, ठीक है, रोहतास खिलेरी, इनका संबंध कहां से रहेगा। देखो जितने भी नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं सारे के सारे पर्वतारोही रहेंगे। और ध्यान रखेंगे संतोष यादव जिसने 2 बार लगातार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था और 1992 और 93 में इसने क्या किया था, फतेह किया था माउंट एवरेस्ट को। और ध्यान रखेंगे इनका संबंध आता है हरियाणा के रेवाड़ी जिले से, ठीक है। तो रेवाड़ी से संबंधित हो जाएगी कौन, संतोष यादव। अगर मैं बात करूं अनिता कुंडू के बारे में, तो ध्यान रखेंगे अनिता कुंडू जिसने चाइना और नेपाल दोनों तरफ से माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। ध्यान रखेंगे दोनों तरफ से अगर आपसे पूछ ले माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली महिला कौन है, तो वो हो जाएगी अनिता कुंडू। और ध्यान रखेंगे कहां से आती है, ये आती है हिसार डिस्ट्रिक्ट से। किस जिले से आती है, ये हिसार जिले से आती है। अरुणिमा सिन्हा की बात करें तो ये भी पर्वतारोही रहेगी। और ध्यान रखेंगे कहां से आती है, तो ये आती है हमारे फरीदाबाद जिले से। कौन से जिले से, फरीदाबाद जिले से। और इसकी खास बात क्या है, ये भारत की प्रथम दिव्यांग पर्वतारोही रहेगी, ठीक है। कैसी पर्वतारोही है, दिव्यांग पर्वतारोही, ठीक है। शिवांगी पाठक की अगर आप बात करें तो इसका संबंध कहां से रहेगा, हिसार से। ये भी क्या है, पर्वतारोही है। उसके बाद ऑफ माउंटेन के नाम से जाना जाता है इसको। रोहतास खिलेरी की बात करें तो इनका संबंध भी कहां से हो जाएगा, हिसार से हो जाएगा। और ये भी क्या रहेंगे, पर्वतारोही रहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इनके बारे में देख सकते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, थानेसर नामक स्थान किस राजा की राजधानी रहा है। तो देखो बहुत सारे जो स्थल हैं वो अलग अलग राजा के लिए हरियाणा में फेमस हुए हैं। जैसे कि एक स्थान आता है हमारे पास अग्रोहा, ठीक है। इसके बारे में पूछ ले तो ये बताना आपको। एक स्थान आता है हमारे पास पेहोवा, इसके बारे में आप मेरे को बताएंगे, आंसर करेंगे। एक स्थान आता है हमारे पास बल्लभगढ़, ठीक है। तो बल्लभगढ़ के बारे में आप मेरे को आंसर करेंगे। उसके अलावा और किसके बारे में बता सकते हैं, एक आप मेरे को बता सकते हैं अहिरवाल साम्राज्य के संस्थापक कौन हुए हैं, ठीक है। अहिरवाल साम्राज्य के संस्थापक कौन हुए, इसके बारे में बता देंगे। और एक आप मेरे को आंसर कर देंगे रेवाड़ी का जो संस्थापक है वो किसे माना जाता है, रेवाड़ी का संस्थापक किसे माना जाता है। देखो सबसे पहले तो हम करेंगे अपना आंसर कि थानेसर नामक जो स्थान है वो हर्षवर्धन के लिए फेमस था, ठीक है। ध्यान रखेंगे महाराजा जो हर्षवर्धन हुए हैं 606 ईस्वी से लेके 647 ईस्वी तक इसने शासन किया है। और ये भारत के अंतिम शक्तिशाली हिंदू सम्राट हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए भारत के अंतिम शक्तिशाली हिंदू सम्राट कौन हुए हैं, तो वो हर्षवर्धन हुए हैं। इनका जन्म 590 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखेंगे। और एक चीनी यात्री आया था हेनसांग, वो भी इसी के शासन काल में क्या आया था, वो हरियाणा सॉरी भारत आया था। और उसने हरियाणा के 3 शहरों का अपनी पुस्तक सीयूकी में गुणगान किया है। थानेसर, थानेसर के अलावा टोहाना और कौन सी शुद्ध जगह हो जाएगी। और देखो कुछ दिन पहले मैंने एक और यात्री बताया था इबन बतूता, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1333 ईस्वी में भारत आया था। और उसने ये बताया था कि जो सिरसा है वो लाल रंग के चावल के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। तो इसके बारे में आप ध्यान रख सकते हो। इसी प्रकार अगर मैं अग्रवा की बात करूं तो आपको पता है अगर गणराज्य की राजधानी हुआ करती थी, महाराजा अग्रसेन के लिए ये फेमस था। किसके लिए, तो महाराजा अग्रसेन के लिए, ध्यान रखेंगे। उसके बाद पेहोवा की बात करें तो ये महाराजा मिहिर भोज के लिए फेमस था। किसके लिए, महाराजा मिहिर भोज। इसके समय में घोड़ों का व्यापार होता था।
घोड़ों का व्यापार पेहोवा में होता था, पेहोवा को हरियाणा का गया कहा जाता है। सरस्वती नदी पेहोवा से ही क्या करती है, एग्जिट करती है, और पेहोवा का पुराना नाम पृथुदक हुआ करता था, ध्यान रखेंगे। और अग्रोवा का पुराना नाम पूछ ले तो अग्रोदक हुआ करता था, ठीक है। तो ये जो पेहोवा है, राजा मिहिर भोज के समय में यहाँ पे क्या होता था, घोड़ों का व्यापार। एक बार एग्जाम में पूछ लिया था, राजा मिहिर भोज किस वंश से आते थे, ठीक है, किस वंश से आते थे, तो आप क्या कहोगे, किस वंश से संबंधित थे, गुज्र प्रतिहार वंश से। किस वंश से, गुज्र प्रतिहार वंश के राजा थे कौन, राजा महिर भोज। बल्लभगढ़, तो बल्लभगढ़ के लिए तो आप सभी को पता है, बल्लभगढ़ को दिल्ली के लोह द्वार के नाम से जाना जाता है। दिल्ली का लोह द्वार क्या हो जाएगा, बल्लभगढ़। और बल्लभगढ़ के जो बल्लभगढ़ का शेर था वो किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है राजा नाहर सिंह को। ध्यान रखेंगे किसको कहा जाएगा, तो वो कहा जाएगा राजा नाहर सिंह को। तो यहाँ पे आपको राजा नाहर सिंह के बारे में ध्यान रखना है। अब बात आती है अहिरवाल साम्राज्य के संस्थापक कौन हुए हैं, तो यहाँ पे हम बात करेंगे नंदराम अहीर की, ठीक है। तो नंदराम जो अहीर है, यही अहिरवाल साम्राज्य के संस्थापक हुए हैं। रेवाड़ी की स्थापना किसने की थी, तो ध्यान रखेंगे करमपाल के द्वारा रेवाड़ी की स्थापना की गई थी। रेवाड़ी के संस्थापक कौन माने जाते हैं, करमपाल माने जाते हैं। तो इस प्रकार से आप चीजों को देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सीट सामान्य वर्ग में आती है लोकसभा की। यहाँ पे हरियाणा में लोकसभा की सीट की बात कर रहा है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें रहेंगी। हरियाणा में क्या लोकसभा की जो सीट है उनकी संख्या कितनी रहेगी, तो वो 10 सीटें रहेंगी। अब 10 में से आरक्षित सीट कितनी है, तो आरक्षित सीटों की मैं बात करूं तो वो हो जाएंगी 2। कौन कौन सी, एक तो अंबाला और एक कौन सी, सिरसा, ठीक है। तो हमारे पास जो 10 लोकसभा की सीट है उनमें से 2 सीटें क्या हैं, आरक्षित हैं। कौन कौन सी, अंबाला की और सिरसा की। क्वेश्चन में कह रहा कि सामान्य वर्ग में कौन सी आती है, मतलब जर्नल सीट बतानी है। तो आपको पता अंबाला आरक्षित सीट है, सिरसा भी आरक्षित सीट है, तो गुरुग्राम है ये क्या हो जाएगी, जर्नल सीट हो जाएगी, सामान्य वर्ग में आती है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भाई हरियाणा में विधानसभा की कितनी सीटें आरक्षित हैं, विधानसभा की आरक्षित सीट बताएंगे, विधानसभा की आरक्षित सीट कितनी होने वाली है, तो ये हो जाएंगी कितनी, 17 सीटें आरक्षित है। मैं ये पूछ लूं कि गठन के समय विधानसभा की कितनी सीटें आरक्षित थी, हरियाणा के गठन के समय विधानसभा की कितनी सीट आरक्षित थी, तो ये बताएंगे आप, विधानसभा की आरक्षित सीट कितनी हुआ करती थी, तो ध्यान रखेंगे उनकी संख्या थी 10, ठीक है। उनकी संख्या कितनी थी, 10, और वर्तमान में कितनी है, 17 रहेंगी। 1967 में जो आरक्षित सीटें हैं उनकी संख्या कितनी हुई थी, 15 हुई थी, कितनी, 1967 में। और ये 17 सीटें आरक्षित कब होती हैं, 1977 में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। चलिए आगे, इनको छोड़ देंगे, ये अपने इंडिया जीके के हो गए टाइप। चलो उसके बाद है रियो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक का संबंध रोहतक के किस गांव से है। देखो साक्षी मलिक के बारे में हमने पहले भी चर्चा की है, ध्यान रखेंगे किसके बारे में, तो ये साक्षी मलिक के बारे में। साक्षी मलिक का जो जन्म है वो ध्यान रखेंगे 1992 में हुआ था। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, मोखरा गांव रोहतक में ये जन्मी थी, ठीक है। मोखरा रोहतक में जन्म हुआ था। किस खेल से संबंधित है ये, तो ध्यान रखेंगे ये रहेगी कुश्ती से। किससे संबंधित रहेगी, कुश्ती। और 2016 के जो रियो ओलंपिक है उसी में इसने कांस्य पदक जीतने का काम किया था। एक आता है निदाना, तो यहाँ पे तो आंसर आ जाएगा मोखरा। और निदाना में किसका जन्म हुआ था, तो ध्यान रखेंगे वो हमारे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल, ठीक है। और मनोहर लाल अगर आपसे पूछ ले व्यक्तिगत रूप से हरियाणा के कौन से सीएम है, तो ये हरियाणा के 10वें मुख्यमंत्री हो जाएंगे। कैसे, व्यक्तिगत रूप से, ध्यान रखेंगे किस रूप से, व्यक्तिगत रूप से। आज तक है हरियाणा में 10 ही व्यक्ति क्या बने हैं, सीएम। और 10वें व्यक्ति कौन है, जिनका जन्म 1954 निदाना गांव में हुआ था, और उसका नाम क्या हो जाएगा, मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। अगर इसके पिता का नाम पूछ लिया जाए तो हरबंश खट्टर हो जाएगा, ठीक है। करनाल विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं। इतनी इंफॉर्मेशन तो आपको इसके बारे में पता होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में किस धर्म को मानने वाले लोग सर्वाधिक हैं, तो भाई इस क्वेश्चन का तो सभी को पता होगा कि भाई हिंदू धर्म है, इसको मानने वाले लोग हैं, ये सर्वाधिक हैं। चलिए आगे, ब्रह्म सरोवर तीर्थ स्थल किस स्थान पे है, तो देखो इसका तो आपको आंसर करना ही है, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि सोम सरोवर हरियाणा में कहां पे रहेगा।
सोम सरोवर ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थल सोम सरोवर तीर्थ कहाँ पे रहेगा? एक आता है सोभा सरोवर, सोभा सरोवर ये हरियाणा में किस जगह पे रहेगा? एक हमारा आता है पुंडरीक सरोवर, कौन सा? पुंडरीक सरोवर ये कहाँ पर रहेगा? इसी के अलावा एक बाग वाला तालाब आता है, कौन सा? बाग वाला तालाब ये हरियाणा में कहाँ पर रहेगा? ठीक है, बाग वाला तालाब। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं किसके बारे में? सनहित सरोवर के बारे में। ये हरियाणा में किस स्थान पे रहेगा? तो चलिए इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो, अगर मैं सोम सरोवर की बात करूं तो ये हमारा हरियाणा के यमुनानगर जिले में आता है। किस जिले में? यमुनानगर में। सोबा सरोवर की अगर बात की जाए तो ध्यान रखेंगे ये महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, महेंद्रगढ़ में रहेगा। पुंडरीक की अगर अपन बात करें तो ये कैथल में रहेगा, हनुमान नगरी जिसको कहा जाता है। बागवाड़ा तालाब कहाँ पे रहेगा? ये रेवाड़ी में स्थित रहेगा। श्री कृष्ण के बड़े भाई जो बलराम थे उसी की राजधानी हुई है रेवाड़ी। सनहित सरोवर की बात करें तो ये हमारी धर्म नगरी, 360 संगमों का तीर्थ कहा जाने वाला, ठीक है, तो ये कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। समझ गए? अब देखो, अगर आपसे पूछ ले भगवान विष्णु का निवास कौन से सरोवर में माना जाता है? 7 सरस्वती नदियों का संगम किस सरोवर को कहा जाता है? और जिस सरोवर में स्नान करने से भटकती आत्माओं को क्या मिलती है? शांति मिलती है। वो सरोवर कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे तीनों ही कंडीशन में क्या हो जाएगा? सनहित सरोवर हो जाएगा। अगर इसके अलावा मैं बात करूं कि हरियाणा में ऐसा कौन सा सरोवर है जहां पर सतयुग से पानी नहीं सूखा है, और वो सरोवर कौन सा रहेगा? पुंडरीक सरोवर सतयुग से लेके आज तक यहाँ पे पानी नहीं सूखा है, ठीक है। इसके अलावा और किसकी? ब्रह्म सरोवर की बात करें, यहाँ पे पूछ ले किस देवता का निवास स्थान माना जाता है? तो जो भगवान ब्रह्मा है उसी का निवास स्थान माना जाता है यहाँ पे। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सर्वेश्वर महादेव मंदिर किस सरोवर के बीचों बीच स्थित है? कौन सा मंदिर है? सर्वेश्वर महादेव मंदिर, जिसका निर्माण बाबा श्रवणनाथ के द्वारा करवाया गया था, वो ब्रह्म सरोवर के बीचों बीच स्थित रहेगा, ठीक है। और स्थानेश्वर जो शिव मंदिर है उसके बारे में आपको क्या ध्यान रखना है? उसके बारे में ध्यान रखना, वो भी कुरुक्षेत्र में स्थित रहेगा, ठीक है। तो चलिए, ब्रह्म सरोवर तीर्थ किस स्थान पे है? तो ये आप कह दोगे कहां पे रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा, ठीक है, ब्रह्म सरोवर। चलिए भाई आगे बात करते हैं। हरियाणा की राजकीय भाषा कौन सी है? तो ये तो आप सभी बता ही देंगे, हरियाणा की राजकीय भाषा कौन सी हो जाएगी? हिंदी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको क्या बताना है मेरे से? मेरे को बताना है हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा। हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा के बारे में आप आंसर करेंगे, कौन सी रहेगी, ठीक है। इसके अलावा आप ये बताएंगे हरियाणा की जो दूसरी राजकीय भाषा है, इसको दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा कब और किसके समय में मिला था? मुख्यमंत्री कौन था? ठीक है। उसके बाद बताएंगे 1970 में हमारी हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा क्या थी? दूसरी राजकीय भाषा क्या थी? कब? 1970 में, ठीक है, कब? 1970 में। देखो, पहले तो इनके हम कर लेते हैं आंसर। सबसे पहले हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा क्या हो जाएगी? तो भाई ये हो जाएगी पंजाबी। इस पंजाबी को राजकीय भाषा का दर्जा कब मिला था? 2010 में मिला था। और उस समय पे हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे? सिंह हुड्डा, ठीक है। अब देखो भाई, अगर मैं बात करूं, ये जो तमिल है ना, ये हमारी दूसरी राजकीय भाषा घोषित की गई थी 1970 में, ठीक है। किसके समय में? बंसीलाल के समय में, ठीक है। तो 1970 में दूसरी राजकीय भाषा कौन सी थी? तमिल थी। और तमिल को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा किसने दिया था? तो ये दिया था बंसीलाल ने, ठीक है। लेकिन उसके बाद 2004 में ओम प्रकाश चौटाला जी ने क्या किया था? तमिल की जो दूसरी राजकीय भाषा इसके दर्जे को समाप्त कर दिया था। लेकिन जब इलेक्शन हुए तो उसमें ओम प्रकाश चौटाला सरकार नहीं बना पाए, तो वो पंजाबी को दूसरी राजकीय भाषा भी नहीं बना पाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आगे चल के 2010 में पंजाबी को क्या बना दिया था? दूसरी राजकीय भाषा बना दिया था, ठीक है। तो हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा वर्तमान में पंजाबी रहेगी, जिसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दर्जा दिया था 2010 में। और इससे जस्ट पहले तमिल होती थी, जो कि 1970 में बंसीलाल ने दूसरी राजकीय भाषा का क्या दिया था? उसको दर्जा दिया था, ठीक है। अब देखो हरियाणवी क्या है, हरियाणवी क्या है, ठीक है, इसके बारे में बताएंगे।
हरियाणवी क्या है, तो ध्यान रखेंगे हरियाणवी एक बोली रहेगी। क्या रहेगी? बोली रहेगी। समझ गए? ये क्या है? हमारी एक बोली रहेगी। क्या? हरियाणवी। ठीक है। इसकी लिपि क्या रहेगी? हरियाणवी की लिपि क्या है? तो ध्यान रखेंगे इसकी लिपि रहेगी देवनागरी। किसके बारे में ध्यान रखेंगे? देवनागरी के बारे में ध्यान रखेंगे। अब बात ये आती है हरियाणा में कुल कितनी बोलियां बोली जाती है? हरियाणा में कुल बोली कितनी बोली जाती है? तो उनकी संख्या है 6। अब बात आती है वो 6 बोली कौन कौन सी है जो हरियाणा में बोली जाती है। अब देखो वो 6 बोली कौन कौन सी रहेगी। तो सबसे पहले मैं बात करूं बांगरू। ठीक है। कौन सी बोली? बांगरू हो जाएगी। दूसरे नंबर पे कौन सी हो जाएगी? तो वो होगी हमारी बागड़ी। ठीक है। उसके बाद 3 नंबर पे चले तो ये हमारी आएगी कौन सी? मेवाती बोली। और 4 नंबर पे कौन सी आ जाएगी? तो इसको हम कहेंगे अहिरी बोली। ठीक है। उसके बाद हरियाणा में 5वीं जो बोली बोली जाती है उसको हम क्या कहेंगे? वज्र बोली। कौन सी बोली हो जाएगी? तो वो हमारी हो जाएगी कौन सी? वज्र बोली। और उसके बाद जो छठी रहेगी जो कि मुख्यतः कुरुक्षेत्र और अंबाला में बोली जाती है, कोरवी बोली। कौन सी बोली? कोरवी बोली। ठीक है। तो हरियाणा में ये 6 प्रकार की जो बोलियां हैं ये बोली जाती है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बताओ निम्न में से कौन सी हरियाणा की बोली नहीं है? तो ध्यान रखेंगे 6 की 6 आपको ध्यान रखनी है। आगे इतने क्या नाम है क्वेश्चन है, इतने सारे पेपर हुए हैं, इतने सारे जो प्रैक्टिस सेट है वो हमारे पास है। तो तमाम को अगर हम धीरे धीरे करेंगे तो ये जो सारी जो चीजें हैं अगर आप क्लास कंटिन्यू लोगे तो सारी की सारी चीजें आपको रट जाएंगी। ठीक है। तो ये 6 प्रकार की क्या है? बोलियां हैं जो हरियाणा में बोली जाती है। ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती? देखो अगर आप हमारी क्लासों को बिल्कुल कंटिन्यू देख रहे होंगे तो ये चीजें तो आपको बिल्कुल रट गई होंगी, क्योंकि हर क्लास में नदी से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। ठीक है। तो भाई आपको जो क्लास है वो बिल्कुल कंटिन्यू देखनी है। ठीक है। विश्वास बिल्कुल बनाए रखना है। मैं आपके विश्वास को कभी कम नहीं होने दूंगा, कभी आपके विश्वास को मैं टूटने नहीं दूंगा। क्लास से बिल्कुल कंटिन्यू रहेंगी। ठीक है। अगर एक बच्चा भी हमारे इस चैनल पे कंटिन्यू देखेगा तो उसके लिए भी हम पूरे का पूरा जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है। तो भाई आप जल्दी से आ जाए कि देखो निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती? ठीक है। तो कौन सी नहीं निकलती? ये यमुना नहीं निकलती। समझ गए? अब देखो ये जो यमुना नदी है ये कहां से निकलती है? ये निकलती है यमुनोत्री से। कहां से निकलती है? यमुनोत्री से। ढलान पूछ ले किस ढलान से निकलती है? तो बंदरपूछ ढलान। ठीक है। और आपसे ये पूछ ले कितनी ऊंचाई से ये आती है? तो 6330 मीटर की ऊंचाई से आती है। पर्वत के बारे में पूछ ले किस पर्वत से निकलती है? तो पर्वत कौन सा हो जाएगा? कालिंद पर्वत। ठीक है। अगर आपसे ग्लेशियर के बारे में पूछ ले कौन सा ग्लेशियर है? तो चंपासर ग्लेशियर। ठीक है। चंपासर ग्लेशियर। अगर आपसे पूछ ले किस क्षेत्र से निकलती है तो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? गढ़वाल क्षेत्र है। और आपके बारे में राज्य पूछ ले कि कौन से राज्य से निकलती है तो राज्य कौन सा हो जाएगा? उत्तराखंड। इसके अलावा इससे ज्यादा तो और क्या पूछ सकता है? तो यमुना नदी कहां से निकलती है तो ये मैंने आपको बताया। इसके अलावा सरस्वती नदी के बारे में कल भी हमने बात की थी। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से निकलती है कौन सी नदी? सरस्वती नदी हरकी-दून ग्लेशियर से। अगर घग्गर नदी की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश की डागसाई की पहाड़ी से निकलती है। मारकंडा नदी की बात करें तो शिवालिक की पहाड़ी से निकलती है। मारकंडा नदी कहां से निकलती है? तो ध्यान रखेंगे ये शिवालिक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है। तो शिवालिक की पहाड़ी का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा क्षेत्र पूछ ले तो नाहन क्षेत्र से। कहां से? नाहन क्षेत्र से कौन सी नदी निकलती है? तो वो निकलती है हमारी मारकंडा नदी। ठीक है। किस झील का ये निर्माण करती है? तो ध्यान रखेंगे सेनिसा झील का। और इसका प्राचीन काल नाम क्या हुआ करता था? तो वो अरुणा हुआ करता था। किसका? मारकंडा नदी का। चलिए अगले क्वेश्चन पे। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित राखी गढ़ी किस जिले में है? तो देखो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित ये जो राखी गढ़ी है ये हमारे हिसार में रहेगा। ठीक है। इसके अलावा एक हमारी सीसवाल संस्कृति हुआ करती थी। अगर इसके बारे में पूछ ले कि भाई जो सीसवाल संस्कृति है ये स्थल कहां पर रहेगा? इसी प्रकार मिताथल है, इसके बारे में अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओगे? एक लाहौरी 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 राधो करके है, ये स्थल कहां पर रहेगा? अगर आपसे गिरावड़ के बारे में पूछ ले, गिरावड़ ये स्थल कहां पर रहने वाला है? इसी प्रकार से एक आता है भगवानपुरा। ठीक है। भगवानपुरा के बारे में आप मेरे को आंसर करेंगे। एक आता है बनाउली, ये बनाउली स्थल किस डिस्ट्रिक्ट में आएगा? इसी प्रकार से
इसमें हम बात करें गिरावट हो गया, ठीक है। तो भिरडाना, ठीक है, किसके बारे में, भिरडाना के बारे में ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप कुणाल के बारे में ध्यान रखेंगे। और एक स्थल आता है हमारा क्या, बालू करके, ये कहाँ पे रहेगा, चलो इन्हीं को बताओ भाई, ये कहाँ पर रहेंगे। देखो सबसे पहले सीसवाल की बात करें तो ये कहाँ पे आता है, हिसार में आता है। मिताथल की बात करें, मिताथल कहाँ पे आएगा, भिवानी में आएगा। लाहौरी राधो की बात करें तो ये कहाँ पर रहेगा, हिसार में। गिरावट की बात करें तो कहाँ पे रहने वाला है, महम, रोहतक में, महम रोहतक में। भगवानपुरा की बात करें तो कहाँ पे रहेगा, कुरुक्षेत्र में। बनाउली की बात करें तो कहाँ पर रहेगा, ये फतेहाबाद में। भिरडाना की बात करें तो ये भी कहाँ पे रहेगा, फतेहाबाद में। कुणाल की बात करें तो ये भी कहाँ पे रहेगा, फतेहाबाद में। अगर बालू की बात की जाए तो ये कहाँ पर रहेगा भाई, कैथल में। कहाँ पे रहेगा, कैथल में रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से एक दौलतपुरा करके आता है जो कि हमारा कहाँ पे रहेगा, कुरुक्षेत्र में। ध्यान रखेंगे कौन सा, दौलतपुरा। और दौलतपुरा कहाँ पे रहेगा, कुरुक्षेत्र में, ठीक है। तो देखो भाई ये जो क्वेश्चन है ना, ये देखो लेके तो आते हम 15-16, ठीक है, कभी कभी 20 क्वेश्चन। तो इनकी संख्या 15-16-20 ही नहीं होती, बल्कि मैं 100-125 क्वेश्चन आपको क्या करवा देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। देखो पढ़ने के बाद, यानी कि अगर आपने सारा डिटेल से कहीं से भी पढ़ रखा हो, उसके बाद उसको बनाए रखना, ठीक है। जितना आपने गेन किया है उसको बनाए रखने के लिए ये क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस सीरीज करना बहुत जरूरी है। और आप मेरे साथ अगर इसी प्रकार से जुड़े रहे, इसी प्रकार से अपना प्यार देते रहे, तो भाई दोनों के लिए ही क्या है, फायदा है। आपको चीजें परमानेंट याद रहेंगी, आप कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है और आपको लाइक करना है, ठीक है। आप लाइक तो कर देते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है। तो आपको लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस बात का। देखो अंतरराष्ट्रीय सौर अलायंस का मुख्यालय हरियाणा के किस नगर में स्थित है, तो ये हरियाणा के किस नगर में, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस, इसका जो मुख्यालय है ये कहां पे स्थित हो जाएगा, गुरुग्राम गवाल पहाड़ी, ठीक है, गुरुग्राम गवाल पहाड़ी में रहेगा। अब बात आती है इसकी स्थापना कब हुई थी, ये भी पूछ सकता है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 को। और शायद इसमें 105 देश के आसपास जुड़ चुके हैं भाई, ठीक है। एक बार आप इसको चेक कर लेना, थोड़ा सा डाउट है मेरे को यहाँ पे, ठीक है। 105 देश होंगे शायद, लास्ट नेपाल इसमें जुड़ गया है, ठीक है। तो भाई इसको एक बार चेक कर लेना प्लीज। चलो उसके बाद आगे आता है हरियाणवी फिल्मों के सफल नायक किसे माना जाता है। तो देखो फिल्मों से संबंधित क्वेश्चन है, देवी शंकर प्रभाकर चंद्रावल फिल्म, ठीक है, याद आ गई होगी ना। निर्माता निर्देशक सफल हुए हैं, ठीक है, देवी शंकर प्रभाकर, जयंत प्रभाकर। तो ध्यान रखेंगे चंद्रावल फिल्म में थे ये और हरियाणा के सफल नायक माने जाते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो आप मेरे को बताएंगे सुनील दत्त का संबंध हरियाणा के किस जिले से है। एक नाम आता है सुनील ग्रोवर, सुनील ग्रोवर, सुनील ग्रोवर का संबंध किस जिले से है। एक आप बताएंगे वेद गांधी के बारे में, वेद गांधी का संबंध हरियाणा के किस जिले से है। एक नाम आता है राजकुमार राव, राजकुमार राव का संबंध कहां से है। एक नाम आता है जेपी कौशिक, जेपी कौशिक का संबंध किस जिले से है। एक नाम आता है हमारे पास सतीश कौशिक, सतीश कौशिक का संबंध बताना हरियाणा के किस जिले से रहेगा। एक हमारे पास नाम आता है सुरेंद्र शर्मा, क्या नाम आएगा, सुरेंद्र शर्मा। और एक नाम आता है हमारे पास शमीम शर्मा का, शमीम शर्मा, ठीक है, शमीम शर्मा के बारे में बताना है। इसके अलावा अगर आप उन बात करें तो किसके बारे में बता सकते हो आप मेरे को, ओमपुरी के बारे में बता सकते हो, ठीक है, ओमपुरी के बारे में। परिणीति चोपड़ा के बारे में कि परिणीति चोपड़ा का संबंध कहां से रहेगा, ठीक है भाई, समझ गए। देखो इनमें समझ में तो आ रहा है ना लिखाई। चलो आगे बात करें तो देखो सुनील दत्त का अगर अगर आप उन बात करें तो इनका संबंध यमुना नगर से रहेगा। सुनील ग्रोवर की बात करें डॉक्टर गुलाटी सिरसा जिले से आएंगे ये बाबूजी। उसके बाद वेद गांधी की बात करें तो ये यमुना नगर से आएगा। उसके बाद राजकुमार राव की बात करें तो राजकुमार राव का संबंध गुरुग्राम से है। जेपी कौशिक कहां से रहेंगे तो ये हमारे रोहतक से रहेंगे, कहां से, रोहतक से। सतीश कौशिक का संबंध कहां से होगा, महेंद्रगढ़ से। सुरेंद्र शर्मा, और ये सुरेंद्र शर्मा हास्य कलाकार हुए हैं, एक मेरा साथी भी था भाई सुरेंद्र शर्मा,
वो इससे भी तगड़ा हास्य कलाकार था महेंद्रगढ़ नांगल चौधरी। और शमीम शर्मा की अगर बात करें तो ये स्तंभ लेखिका रहेगी, हरियाणा की इसको स्तंभ लेखिका हास्य कलाकार इशार से आती है कौन, तो ये आएंगे शमीम शर्मा। ओमपुरी की अगर आप उन बात करें, ओमपुरी का संबंध कहां से है, अंबाला से। परिणीति चोपड़ा कहां से रहेंगी, अंबाला से रहेंगी। जूही चावला कहां से रहेगी, अंबाला से रहेगी। जोराबाई गजल गायिका अंबाला से संबंधित हो जाएगी। मल्लिका शेरावत वो हिसार से रहेगी, ठीक है। तो इनके बारे में आप ध्यान रख सकते हो। सोनू निगम का संबंध फरीदाबाद से है, ऋचा शर्मा फरीदाबाद से रहेगी। और अपने प्यारे कलाकार रणदीप हुड्डा जसिया गांव रोहतक से रहेंगे, ठीक है। चलो भाई, उसके बाद आगे, गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है, तो ध्यान बताएंगे इसके बारे में कि ये कहां पर रहेगा। पंचकुला मत कर देना, पिंजौर रहेगा, समझ गए। गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र। इसके अलावा आप रेड फाउल ना, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र के बारे में बताएंगे। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र ये कहां पर रहने वाला है, इसके बारे में आंसर करेंगे। इसके अलावा आप मेरे को और किसके बारे में बता सकते हैं, फीजेंट प्रजनन केंद्र के बारे में बता सकते हैं। फीजेंट प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहां पे रहेगा। इसके अलावा आप चिड़िया प्रजनन केंद्र के बारे में आंसर कर सकते हैं। चिड़िया प्रजनन केंद्र ये कहां पर रहेगा, ठीक है। चिड़िया जो प्रजनन केंद्र है ये कहां पे रहेगा, फीजेंट, अच्छा फीजेंट लिख दिया ये ना, हाँ ये फीजेंट भाई तितर प्रजनन केंद्र है। अब देखो ये बड़े कंफ्यूज करते हैं, सबसे कंफ्यूज क्वेश्चन है। कैसे, एक तो इनके बारे में प्रॉपर जगह दी हुई होती है, जैसे कि मैं रेड जंगल फाउल की बात करूं तो ये पिंजौर में रहेगा, पंचकुला में, ठीक है। जिस प्रकार से आपको देखो ऑप्शन भी दिख रहे हैं कि पिंजौर पंचकुला, तो इस ये तो सही है। लेकिन पंचकुला इसकी यमुनानगर की जगह अगर एक ऑप्शन आ जाए मोरनी, तो फिर भाई पेपर में 100% कंफ्यूज होना ही होना है, ठीक है। तो आप गिद्ध रेड को एक साथ ध्यान रख लेंगे कि गिद्ध और रेड है ये दो कहां पे रहेंगे, ये पिंजौर में रहेंगे। लेकिन फीजेंट वाला कहां पे रहेगा, ये मोरनी में रहेगा, तित्र मोरनी में रहेगा, पंचकुला में, ठीक है। एक तो ये बात क्लियर हो गई। दूसरी, काला तितर एक पर्यटक स्थल है जो कि अपना सिरसा जिले में रहेगा, ध्यान रखेंगे। और एक काला तितर प्रजनन केंद्र है जो कि पिपली कुरुक्षेत्र में रहेगा, समझ गए। तो तितर से 3 क्वेश्चन अपने हरियाणा जीके में बनते हैं। क्या क्या बताए, काला तितर पर्यटक स्थल सिरसा में, काला तितर प्रजनन केंद्र पिपली कुरुक्षेत्र में, और फीजेंट तितर प्रजनन केंद्र कहां पे, मोरनी में। अब आ जाओ इस पे, चिड़िया प्रजनन केंद्र। अब देखो चिड़ियाघर की अगर आप उन बात करें तो हरियाणा का सबसे पुराना चिड़ियाघर कौन सा हुआ है, तो वो भिवानी में हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो हरियाणा में चिड़ियाघरों की संख्या कितनी है, तो चिड़ियाघर रहेंगे हरियाणा में 3, ध्यान रखेंगे कितने रहेंगे, 3 चिड़ियाघर रहेंगे। एक भिवानी में रहेगा, दूसरा रोहतक में रहेगा, और तीसरा पिपली कुरुक्षेत्र में रहेगा, ठीक है। 3 तो चिड़ियाघर हैं। लेकिन चिड़िया से संबंधित प्रजनन केंद्र एग्जाम में पूछ लिया जाए तो ये कहां पे रहेगा, चिड़िया प्रजनन केंद्र मोरनी में स्थित रहेगा। कहां पे रहेगा, मोरनी में स्थित रहेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को तो भाई आप करेंगे ही, और ये शायद आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। उसके बाद हम इस क्लास की समाप्ति की घोषणा कर देंगे। तो भाई मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको हमारा कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्लास भी आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। तो अगर आपको हमारा कंटेंट और क्लास अगर अच्छी लग रही है तो भाई सब्सक्राइब तो बनता है, आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। आप लाइक कर देते हैं तो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, सब्सक्राइब कर देते हैं तो लाइक करना भूल जाते हैं। तो भाई यही तो हम मांगते हैं, तो ये तो आपको करना ही है, ठीक है। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है भाई करने की। अब देखो नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य है तो ये कहां पे स्थित रहेगा, तो ध्यान रखेंगे ये रहेगा रेवाड़ी में। कहां पे रहेगा, रेवाड़ी में रहेगा, ठीक है। देखो एक आता है वीर शिकारगढ़ के नाम से, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे वीर शिकारगढ़ के नाम से। एक आता है खोल ही रैतान के नाम से, खोल ही रैतान के नाम से, ये कहां पर स्थित रहेगा। एक भाई भिंडावास, भिंडावास झील भी है ना, और सभी को पता है भिंडावास कहां पे रहेगा, तो ये रहेगा हमारा भाई इधर झज्जर में। एक आता है खप्परवास, ठीक है, खप्परवास। और कल 2 बताए थे मैंने, संरक्षित वन्य जीव क्षेत्र
और एक का नाम तो क्या बताया था, वीर बारा करके, और एक का नाम बताया था क्या, सरस्वती। और ये क्या थे हमारे, वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र था ये, ठीक है, संरक्षित क्षेत्र, संरक्षित भाई वन्य जीव क्षेत्र था, थोड़ा देख लेना इसको, ठीक है। देखो भाई, अगर अपन बात करें वीर शिकारगढ़ की, तो ध्यान रखेंगे ये पंचकुला में रहेगा, ठीक है। अगर अपन बात करें खोली रहतान की, तो ये भी पंचकुला में रहेगा। भिंडावास और खप्परवास की बात करें, तो ये हमारा कहां पर रहेगा, रोहतक जिले में रहे ना, सॉरी 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 भाई, मेरा फोन आ रहा है, मेरे को किसी ने याद किया है, ठीक है, तो जल्दी से कर लेंगे। भिंडावास और खप्परवास है ये झज्जर में। वीर बारा और सरस्वती वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र ये हमारे कहां पे हो जाएंगे, तो भाई वीर बारा है ना, ये कहां पे हो जाएगा हमारा, जींद में, ठीक है। और सरस्वती कहां पे हो जाएगा, ये अपना कैथल में। और कैथल ऑप्शन ना हो तो चुपचाप कुरुक्षेत्र लगाना, किसी को बताना मत, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास की हम समाप्ति की घोषणा करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लास पसंद आई होगी। तो कल फिर मिलते हैं इसी समय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।